हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वाले क्लास में हम लोग लगभग ये जितने भी हम लोग कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले थे हम लोग अपने सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में, हम लोग इसमें से सारे का आपको फॉर्मूला निकाल लिए। अब एक पेज पे हम सबसे पहले आपको ये सारा फॉर्मूला लिख देते हैं, क्योंकि आज जो टॉपिक हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं उसके लिए ये सारे फॉर्मूलाज का एक जगह पे लिखा हुआ होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाले थे? डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आपको ये भी साथ साथ याद रखना है क्योंकि ज़रूरी है, इसलिए हम बता रहे हैं। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को हम लोग एक्स यू से डिनोट करते हैं। इसका हम आपको फॉर्मूला क्या निकाले? इसका हम फॉर्मूला निकाले एक्स यू इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस टी डिवाइडेड बाई 0.36 एफ सी के बी। ये हम लोग फॉर्मूला निकाले थे, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम लोग क्या निकाले? लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इसको हम लोग किस नाम से बुलाए? इसको हम लोग बोले एक्स यू लिमिट से। इसका फॉर्मूला क्या आया? इसका फॉर्मूला आया एक्स यू लिमिट इज इक्वल टू के इंटू डी से। अब इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट बना करके इसको मेंशन कर देते हैं कि हमारा के इज इक्वल टू 0.53 इज इक्वल टू 0.48 इज इक्वल टू 0.46। ये किस में हो गया? ये हो गया आपको 53 हो गया FE 250 के लिए, 48 हो गया FE 415 के लिए, 46 हो गया FE 500 के लिए। याद कैसे रखना है इसको? याद रखने में कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि 415 के लिए तो 0.48 याद हो जाएगा, बाकी 250 में कभी लोग 0.46 याद कर लेते हैं, 500 में 0.53 याद कर लेते हैं। बस ये याद रखिए कि दोनों रिवर्स ऑर्डर में है। ये हाईएस्ट 0.53 है, उससे छोटा है, ये उससे छोटा है। ये हाईएस्ट वाला सबसे छोटे वाले स्टील के लिए है, सबसे लोएस्ट वाला सबसे हाईएस्ट स्टील के लिए है। ये क्रॉस वाला कनेक्शन याद रखिएगा। इसके लिए ट्रिक बता देते हैं कि ट्रिक होगा आपको, या तो आप ऐसे कर सकते हैं क्रॉस कनेक्शन, या तो इससे याद रख लीजिए, या फिर आप याद रख लीजिए रिवर्स ऑर्डर से। रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि जितना छोटा आपका वैल्यू होगा उतना बड़ा आपका स्टील होगा, उससे ये एकदम याद हो जाता है। इस बहुत ज़्यादा इसमें कोई मतलब डिफ़िकल्ट ये नहीं है, बस ये आप यूज टू हो जाएंगे तो वैसे भी याद हो जाएगा, लॉजिक भी याद नहीं रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये एक्स यू निकाले, एक्स यू लिमिट निकाले। उसके बाद हम लोग क्या निकाले? कॉम्प्रेसिव फोर्स निकाले। तो कॉम्प्रेसिव फोर्स को हम लोग सी से डिनोट किए, ठीक है। ये कितना आया वैल्यू? ये आया हम लोगों का 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू। उसके बाद आया हम लोगों का टेंसाइल फोर्स। अभी हम ये एक रीज़न से लिखा रहे हैं, एक तो आपको ये फॉर्मूला एक जगह पे हो जाएगा, ये रीज़न। दूसरा रीज़न कि हम आगे अब आपको एक पेज पे सारी चीज़ें समझा पाएंगे जो अभी हम आपको समझाना चाह रहे हैं। दूसरा हम लोगों का टेंसाइल फोर्स, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.87 एफ वाई ए एस टी, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या निकाले? लीवर आर्म, क्योंकि लीवर आर्म का ज़रूरत कहाँ पड़ेगा? बेंडिंग मोमेंट निकालने में। लीवर आर्म को हम लोग जेड से बोले। ये क्या आया था वैल्यू? ये आया था D माइनस 0.42 एक्स यू। इसके बाद हम लोग निकाले मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं MU से, या MR भी लिखा रहता है कई बुक्स में, MU स्टैंडर्ड होता है। आगे क्यों होता है स्टैंडर्ड, आगे समझ में आ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का आपको दो फॉर्मूला आया। एक फॉर्मूला को हम लिख रहे हैं कंप्रेशन वाले साइड से 0.36 एफ सी के बी एक्स यू इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू। दूसरा फॉर्मूला आया और 0.87 एफ वाई ए एस टी
इंटू डी माइनस 0.42 XU, ये आपको एक फॉर्मूला आ गया। अब हम लोग यहाँ पे से मैक्सिमम जो डेप्थ ऑफ यूनिवर्स ये सारा लिख दिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेवल आ गया। अब ये सारा फॉर्मूला हम लोग अब तक डिराइव कर चुके हैं, ठीक है। अब एक एक करके वेरिएबल्स पे आते हैं कि हम लोगों के पास वेरिएबल्स क्या क्या था, जो बच जाएगा वो निकालना पड़ेगा। अब जैसे आपको FY, ऑब्वियसली आप कौन सा स्टील दे रहे हैं ये आप पहले ही डिसाइड कर चुके होंगे, आप मार्केट से ख़रीद के ले आएंगे। तो इसका मतलब है कि ग्रेड ऑफ स्टील आपको पता है कि आप मार्केट में, यहाँ पे हम आपको एक नेक्स्ट वाले पेज पे एक हेडिंग देते हैं कि वेरिएबल्स हम लोगों का क्या क्या है, कांस्टेंट क्या क्या है, वेरिएबल्स क्या क्या है। सबसे पहले हम आपको लिखते हैं कांस्टेंट्स। क्या चीज़ें हैं जो आपको निकालनी नहीं पड़ेंगी, ये आप पहले डिसाइड करेंगे। सबसे पहला चीज़ जो कांस्टेंट में आएगा वो क्या है आपका FY, ये है आपका FY, क्योंकि ये आपको मार्केट सबसे ऊपर से देखिए, XU तो चलो आपको फाइंड आउट करना है। ये सारा जो आंसर में इक्वल के बाद जो आ रहा है ये सारा वो चीज़ है जो आपको निकलने वाला है। इसमें से FY आपको गिवन रहेगा। दूसरा आपको क्या गिवन रहेगा, FCK, आप कौन सा कंक्रीट बनाने वाले हैं ये भी आपका फिक्स्ड रहेगा। मतलब है कि इसको भी आपको निकालना नहीं पड़ेगा, आप डिसाइड करेंगे कि हम M20 कंक्रीट दे रहे हैं और Fe415 का स्टील दे रहे हैं। इसके हिसाब से जितना स्टील का रिक्वायरमेंट होगा वो आप उतना कट करेंगे और एक बीम में प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आप खरीद करके स्टील तो ले आएंगे और कंक्रीट बनाने के लिए आप सीमेंट वगैरह सब मंगवा लेंगे और आप डिसाइड करेंगे कि हम M20 से ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करेंगे अपने साइट पे, क्योंकि M20 से ऊपर डिज़ाइन मिक्स हो जाता है, फिर आप साइट पे नहीं बना पाएंगे। फिर आपको वो कंक्रीट ऑर्डर दे करके मंगवाना पड़ेगा, रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट से आपको ये मंगवाना पड़ेगा। तो इतना आप टेडियस करेंगे नहीं एक छोटे से काम को, तो आप क्या करेंगे FY और FCK फाइनल कर देंगे। इसका मतलब है कि FY FCK ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट्स हैं। ये आपके न्यूमेरिकल में, आपके एग्ज़ाम में, आपके लाइफ में, डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर में ये कांस्टेंट्स रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। क्या क्या वेरी कर सकता है, AST वेरी कर सकता है। अभी हम लोग सेक्शन बनाते थे तो कभी किसी में 2 बार दिखा दिए, किसी में 3 दिखा दिए, किसी में 4 दिखा दिए। जितना ज़्यादा डायमीटर का बार देंगे उतना कम नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट लगेगा, जितना कम डायमीटर का बार देंगे उतना ज़्यादा नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट लगेगा। इसका मतलब है कि AST हम लोगों का क्या है, वेरिएबल है, ये वेरी करेगा, हर न्यूमेरिकल में आगे पीछे हो सकता है। इसका मतलब है कि ये हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो निकालना पड़ेगा तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से कि हम लोग नेक्स्ट है वेरिएबल, कि क्या चीज़ है जो हर न्यूमेरिकल में वेरी करेगा। ये याद रह जाएगा ना तो बहुत काम आएगा आपको। इसमें हम लोगों का वेरी करेगा AST, ठीक है, हर बार वेरी करेगा। उसके बाद FCK ले लिए B, ये हम लोगों का विड्थ ऑफ द बीम, ये भी हम लोगों का वेरी कर सकता है। लेकिन ये वेरी नहीं कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस विड्थ ऑफ द बीम को कांस्टेंट मान लेते हैं और B को हम लोग फिक्स कर देते हैं बीम में। इसके हिसाब से D हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। अब B क्यों फिक्स करते हैं ये समझिए। ये आपका स्लैब चल रहा था, यहाँ से आपका इस तरह से कोई बीम आया। अब आपका ये बीम जो भी वाइड का था, मान लीजिए आपका ये 300 mm का था, ये विथ B, तो आप क्या करते हैं, आप नीचे में कई बार इस बीम को, आपको क्योंकि पता ना चले तो आप पूरे 300 mm का ब्रिक वॉल दे देते हैं यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये प्लास्टर जब बाहर में होता है तो ये पूरा सरफेस एक दिखता है, यहाँ से भी एक दिखता है, बीम हम लोगों का पता नहीं चलता और बीम प्रोवाइड भी कर देते हैं। क्योंकि बीम दिखना कोई बहुत अच्छा लुक तो आएगा नहीं, तो कोशिश करते हैं कि बीम अगर ऐसे साइज़ का हो जो ब्रिक वॉल के साथ साथ एडजस्ट हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बी को हमेशा उतना ही रखते हैं जितना का हम ब्रिक वर्क प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए हम बी दे दिए 490 mm। अब 490 का हम ब्रिक वॉल नहीं दे सकते, क्योंकि ब्रिक वॉल हम देंगे या तो 150 जाएगा, या तो 300 जाएगा, या तो 450 जाएगा। अब 450 वाला ब्रिक वॉल थिकनेस का बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है। अब नए ज़माने में ये इतना थिक वॉल हम लोग प्रोवाइड ही नहीं करते हैं। पहले तो ये होता भी था, जो आप पुराने जो आप महल टाइप के बिल्डिंग्स देखते थे उसमें ज़्यादा आपको थिक वॉल होता था। अब हम लोग 150 और 300 का वॉल से ही काम चला लेते हैं। अब 300 हम लोगों का इसका मतलब स्टैंडर्ड साइज़ है, तो हम लोग क्या करते हैं बी को ना फिक्स कर देते हैं कि 300 रखेंगे या 250 रखेंगे, या फिर इसको हम लोग रख देते हैं 230 रख देते हैं। ये सब हम लोगों का अलग अलग साइज़ होता है जो ब्रिक वॉल के हिसाब से हम लोग प्रोवाइड कर पाते हैं। तो ये हम लोगों का वो स्टैंडर्ड बी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं बी को डिसाइड कर लेते हैं, इसके हिसाब से कितना बीम का डेप्थ रिक्वायर्ड है यहाँ से, ये हम लोग बाद में चेंज करते रहते हैं। इसलिए कहीं आप देखते होंगे बीम का डेप्थ यहाँ तक आया, बीम कभी यहाँ तक आएगा, कभी बीम आपका यहाँ तक आता है, कभी बीम आपका यहाँ तक आता है, क्योंकि उसमें क्या किया गया है बी को फाइनल कर लिया गया।
ठीक है। तो इसलिए हम लोग कांस्टेंट में रख दिए बी को। तो अब आपको ध्यान रखना है कि बी आपके न्यूमेरिकल में कभी आपको फाइंड आउट करने के लिए नहीं देगा, आपको बी पता रहेगा कि आप डिसाइड कर रहे हैं। कैसे डिसाइड कर रहे हैं आगे आ जाएगा, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे सब चीज़ें पता चलती रहेंगी। तो अभी आपको पता है कि AST आपको एक फाइंड आउट करना है, इसका मतलब है कि वेरिएबल अभी आपका एक AST निकला है। और AST का देखिए, इसमें से अभी हम कहीं भी AST का फॉर्मूला नहीं निकाले हैं, अब हमको AST का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, यही हम लोग फाइंड आउट करें कि हम लोगों को बचा क्या क्या। अब हम लोगों को K और D में से D हम लोगों को पता रहेगा, और K हम और D भी हम लोगों का क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, क्योंकि हम लोगों के न्यूमेरिकल में अभी हम लोग B फिक्स किए हैं, इसका मतलब है कि D हम लोगों का चेंज होगा। तो D चेंज होगा तो हम लोग इसी सारे फॉर्मूला में से कहीं ना कहीं से D निकाल लेंगे, और या नहीं तो D के लिए आगे डिफ्लेक्शन के हिसाब से भी क्राइटेरिया आएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी तक आपको वेरिएबल में AST आया और D आया, और ये तीनों चीज़ें आपकी फिक्स रही, ये तीनों आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, किसी भी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन में ये तीनों गिवन रहेगा। फिर यहाँ आ जाइए, फिर से FCK है, B है, XU है। अब XU को तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते, ना वेरिएबल है ना कांस्टेंट है, क्योंकि XU तो अभी हम लोग फाइंड आउट किए थे, और XU किसी और पे डिपेंडेंट हो रहा है, तो इसीलिए इसका कोई मतलब नहीं है। FCK और B आपको अभी हम लोग डिसाइड कर चुके हैं। यहाँ भी FY AST आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग निकाल चुके हैं। D माइनस 0.42 XU, अब ये सारे में से मिला करके सारा, अगर आपको D यहाँ पता चल गया, XU आप यहाँ निकाल लिए, तो आप ये भी निकाल सकते हैं, आप ये भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब है 1 और 2 के सारे फैक्टर्स अननोन है, एक बार उसको निकाल लिए तो आगे का पूरा फॉर्मूला सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर आप डायरेक्टली ये वाला स्टेप बना रहे हैं तो आपको XU निकालना पड़ेगा, XU के लिए ये सारा कंडीशन पता होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि कॉम्प्रेसिव फोर्स निकालने के लिए भी यही सारा कंडीशन है, तो इसलिए अल्टीमेटली एक जगह पे ये निकल गया, तो दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं उसको। इस वाले फॉर्मूला में भी देखिए सारी चीज़ें हम लोग FCK, B, XU और D, ये सारे वर्ड्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मतलब इस पूरे इस पेज पे हम लोगों का जो अननोन है वो सिर्फ वेरिएबल AST और D है। तो अब हम लोगों को इन दोनों को फाइंड आउट करने का तरीका देखना है। अब हम जो फॉर्मूला लिखने वाले हैं, पहला फॉर्मूला AST के लिए होगा, डिराइव करके दिखा देते हैं, और दूसरा वाला आपका D के लिए होगा, वो भी कैसे आएगा वो समझा देते हैं। इसके बाद आएगा आपको कॉन्सेप्ट एक लिमिटिंग वाला, पहले हम ये दोनों कर देते हैं, उसके बाद हम आपको ये वाला पूरा स्टोरी जो है आगे समझा देंगे। अब AST निकालने के लिए आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले एक हेडिंग दे देते हैं कि हम लोग अब फाइंड आउट करने वाले हैं। ये हम लोगों का लास्ट टॉपिक जो था वो था टॉपिक नंबर 5 था, 6 होगा अब यहाँ पे हम लोगों का टॉपिक का नाम क्या होगा, एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, क्योंकि हम लोग टेंशन वाले साइड में दे रहे हैं तो इसका नाम AST होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट। ये वर्ड आपको क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपके न्यूमेरिकल में आपको ये नहीं बोलेगा AST फाइंड आउट कीजिए, बोलेगा फाइंड द एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट। तो ये टेंसाइल रेनफोर्समेंट का एरिया ही होता है आपका AST। अब इसको फाइंड आउट करने का कितना सारा तरीका है ये देखिए। सबसे पहले इस AST को कहा, यहाँ पे हम लोगों का AST है, तो हम लोग इसको अगर हम लोग मान के चले कि हम लोगों को अगर XU पता है तो हम लोग इस पूरे को वापस से इधर उधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कर देंगे, तो हम लोग AST निकाल सकते हैं। ये सारा ऊपर चला जाएगा, ये सारा आपका नीचे आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि AST इज इक्वल टू, नहीं इस तरह से पहले लिखते हैं, सिंस XU इज इक्वल टू 0.87 FY AST डिवाइडेड बाई 0.36 FCK B, so AST शुड बी, मतलब हम लोग निकाल सकते हैं, ये हो सकता है 0.36, इसको कलर चेंज कर देते हैं, 0.36 FCK B XU डिवाइडेड बाई 0.87 FY, यही हो जाएगा ना, ये सारा मल्टीप्लाई होकर यहाँ चला जाएगा, ये सारा डिवाइड होकर यहाँ आ जाएगा, तो ये AST का एक फॉर्मूला बन जाएगा। ये वाला फॉर्मूला आपको काम कब आएगा, जब आपको क्वेश्चन में XU पता हो। ठीक है, मतलब अगर आप अंडर रेनफोर्स सेक्शन डिज़ाइन कर रहे हैं तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होता है, XU लेस देन XU लिमिट होता है। इसका मतलब है हम लोग XU को ही मान के चलते हैं, तो XU मान के चलते हैं, तो उस केस में आपको ये वाला जो फॉर्मूला है, अगर आपको XU बता दे क्वेश्चन में, तो आपको इसमें से आप AST फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपका इम्पॉर्टेंट होता है किसके लिए, ऑब्जेक्टिव वालों के लिए।
क्योंकि आपको क्वेश्चन में हो सकता है एक्सयू का वैल्यू बता दे, आपको कुछ कुछ कंडीशन बता दे और आपको बोले एरिया ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट कितना हो सकता है। एसएससी जेई में, आरआरबी जेई में, आरसीसी से अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे क्वेश्चन एक आ सकता है, आपको ये याद होना चाहिए। और वैसे भी आपका फॉर्मूला है, आपको याद होना ही पड़ेगा, ठीक है। एक यहाँ से हम लोगों का एएसटी निकल गया। दूसरा एएसटी आप देखिए किस फॉर्मूला में आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो इसमें तो अभी हम लोगों को T इजिकल टू 0.87 FYST है, तो इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, MU वाले में आ जाते हैं। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आपको वही चीज़ है, 0.87 FYST में आप सिर्फ Z मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये किसका फॉर्मूला आया, MU का फॉर्मूला आया। MU इज इक्वल टू, यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं, MU इज इक्वल टू ये 0.87 FYST इंटू D माइनस 0.42 XU बना। यहाँ से भी हम एएसटी अगर निकाल लें तो ये सारी चीज़ें नीचे आ जाएंगी। तो यहाँ से हमको एएसटी का दूसरा फॉर्मूला बन जाता है, ये फॉर्मूला हो जाता है ऑल्सो एएसटी इज इक्वल टू MU डिवाइडेड बाई 0.87 FY इंटू D माइनस 0.42 XU। तो कुल मिला करके हम लोग पुराने जितने फॉर्मूला हम लोग निकाले थे, हम लोग उसी से अपना दो फॉर्मूला निकाल लिए। और इसको याद रखने के लिए तो अब कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला अलग से याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपना मोमेंट का फॉर्मूला याद रखिए, आप अपना ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, ये दोनों आपको न्यूमेरिकल के लिए वैसे भी याद रखना है। तो आप एएसटी अगर आपको एग्जाम में याद नहीं भी आ रहा है तो आप रफ में जा करके वापस से इसको इधर उधर करेंगे तो आपको एएसटी का ये फॉर्मूला आ जाएगा, एएसटी का ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अब ये कब काम आएगा, जब XU पता हो। ये कब काम आएगा, जब आपको मोमेंट पता हो। तो हम यहाँ पे एरो दे करके ये चीज़ें मेंशन कर देते हैं। दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड व्हेन XU इज नोन, और ये कर सकते हैं व्हेन MU इज नोन। ठीक है, जब हम लोगों को MU पता होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, XU पता होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ये दो हम लोगों के पास AST का फॉर्मूला आ जाता है। अब एक तीसरा चीज़ आता है, जो एक तीसरा फॉर्मूला अब बन सकता है। अब वो बन सकता है, उसके लिए आप वापस इस डायग्राम में आ जाइए। हम लोग इस डायग्राम में क्या किए कि इसको हम लोग शायद इरेज नहीं कर सकते हैं, अच्छा हो सकता है। इस वाले डायग्राम में हम लोग क्या किए कि बॉटम में 3 स्टील दिए। हम आपको बोले कि इस एक सर्कुलर स्टील का एक एरिया होगा, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये AST आ जाएगा। ठीक है, तो क्या मतलब आ जाएगा कि ये एक का एरिया इंटू 3 मतलब 3 का एरिया। अगर हम इसका रेशियो निकाल लें तो ये टोटल ये एरिया के हिसाब से कितना एरिया है, ये हम लोगों को रेशियो पता चल सकता है। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि हम इस 3 स्टील का, ये 3 स्टील जो दे रहे हैं, ये इस बीम के कितने परसेंटेज एरिया में दे रहे हैं, हम ये निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि अगर ये मेरा तीनों AST मिला करके आया 100 का वैल्यू, और ये पूरा जो बीम है इसका एरिया अगर मेरा आ जाता है 1000 का वैल्यू, तो इसका मतलब है कि ये AST कितना हो गया मेरा, 10% हो गया। ठीक है, और ये टोटल बीम का एरिया कितना था, 1000%। इसका मतलब है कि कंक्रीट का एरिया कितना बचा, 99%, सॉरी 90%, और स्टील का एरिया कितना हो गया, 10%। तो स्टील प्लस कंक्रीट मिला दिए तो 100% का एरिया बन गया मेरा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज ऑफ स्टील। ये जो हम आपको अभी समझाए ये क्या था, ये आप परसेंटेज ही निकाले है ना। तो ये हो गया मेरा परसेंटेज ऑफ स्टील, इसको हम लोग बोलेंगे टॉपिक नंबर 7, परसेंटेज ऑफ स्टील। इसको हम लोग डिनोट करेंगे PT से। ठीक है, अब ये परसेंटेज ऑफ स्टील क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया। ये आप कैसे निकाले, आप टोटल AST जो आपका आया वो आप निकाल लिए उसका एक एरिया, और टोटल आपका जो एक कंक्रीट का वो जो पूरा सेक्शन का एरिया था वो निकाल लिए, उसको आप डिवाइड किए परसेंटेज में, तो वो आपको एक वैल्यू बता दिया। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, PT के लिए हम आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं, आपको बस वो समझ जाना है कि ये कैसे होगा। PT इज इक्वल टू AST बाई BD इंटू 100। अब आप देखिए, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं।
PT इज इक्वल टू AST बाई BD इंटू 100। AST क्या है? टोटल स्टील का एरिया डिवाइडेड बाई टोटल ये जो आपका कंक्रीट का एरिया होगा। अब हमेशा हम आपको बताए थे कि हम कंक्रीट के एरिया की जब बात करेंगे तो अभी फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टील जहाँ दे रहे तो स्टील से ऊपर की इफेक्टिव डेप्थ ही मेरा सारा काम आने वाला है। तो सारा कैलकुलेशन इफेक्टिव डेप्थ के लिए ही होगा, क्योंकि वो कितना परसेंटेज ऑफ स्टील दे रहे हैं, वो कितना लोड बियर करेगा, ये सारा इफेक्टिव डेप्थ में बात होगा। तो अभी भी कहीं भी मैं आपको कैपिटल डी, आप इस पूरे फॉर्मूला में देख लीजिए, कहीं पे भी कैपिटल डी आपको नज़र नहीं आएगा। पूरे इस डेरिवेशन में कैपिटल डी का कोई मतलब ही नहीं है। तो सिंगली रेनफोर्स में आपको याद रखना है कि स्मॉल डी जब तक हम कहीं पे मेंशन नहीं कर रहे कैपिटल डी, तब तक कैपिटल डी यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो AST बाई BD समझ में आ गया कि एरिया ऑफ स्टील डिवाइडेड बाई पूरा कंक्रीट का एरिया। तो ये जो निकला वो वैल्यू पॉइंट्स में निकलेगा। जैसे ये वैल्यू 10 आया, डिवाइडेड बाई आप 100 करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.1। इसको परसेंटेज में अगर हमको बनाना है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ आपको ये फॉर्मूला के रूप में बना दिए। अब अगर हम AST का फॉर्मूला निकालना चाहें, अगर हम इसी फॉर्मूला में से AST निकालना चाहें तो AST क्या हो जाएगा? PT इंटू B इंटू D डिवाइडेड बाई 100। और यहाँ PT किस में होगा? परसेंटेज में होगा, क्योंकि यहाँ आप 100 से मल्टीप्लाई किए थे तो ये क्या बन गया था? परसेंटेज बन गया था। यहाँ जो आंसर आएगा आपका वो परसेंटेज में आएगा। तो इसी परसेंटेज वाले में आप BD मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लाइक टर्म्स बनाने के लिए परसेंटेज को आपको हटाना पड़ेगा मल्टीप्लाई करने के लिए। तो आप इसको डिवाइडेड बाई ये वाला 100 को इधर ले आए। सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखिए, इस फॉर्मूला से ये वाला फॉर्मूला भी निकल जाएगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं इस तरह से, क्रॉस में नहीं लिख करके बुक्स में आप देखेंगे कि ये लिखा रहता है PT इंटू BD बाई 100। एक ही चीज़ है, हम बस ये वाला क्रॉस हटा दिया है। ठीक है, ये आपका AST का अब एक और फॉर्मूला बन गया। तो अब आपके पास टोटल AST का कितना फॉर्मूला आ गया? 3 फॉर्मूला आ गया। एक फॉर्मूला जो आप XU जब आपको पता था तब आप निकाले, दूसरा फॉर्मूला जब आपको MU पता था तब आप निकाले, और तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा जब आपको PT पता रहेगा, व्हेन परसेंटेज ऑफ स्टील इज नोन। तो अब आपके AST के लिए फॉर्मूला आ गया 3। इस फॉर्मूला को भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ऑल्सो AST इज इक्वल टू PT इंटू BD इंटू 100, और इसको भी हम बॉक्स बना देते हैं। तो अब आपके पास AST का तीसरा फॉर्मूला भी आ गया। और तीसरा फॉर्मूला कहाँ से आया? जब हम लोग परसेंटेज ऑफ स्टील निकाले उसके बाद आया। व्हेन PT इज नोन। आपको इतना डिटेल में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मिस्टेक होगा। कई बार क्या होता है कि समझ में 2-4 चीज़ें नहीं आती है, तो हम आपको इतना डिटेल में समझा रहे हैं कि अब इससे ज़्यादा डिटेल में और नहीं हो सकता है। अब फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट को हो सकता है कि इसमें भी डाउट आया हो, तो उसके लिए आपको पता है कि आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप टेलीग्राम कर सकते हैं, और आपका जो भी प्रॉपर टाइमिंग जब हम फ्री होंगे हम आपको उसका रिप्लाई करके आपको वो पूरा जो कॉन्सेप्ट होगा जिसमें आपको डाउट हो रहा होगा वो हम आपको समझा देंगे। तो इसलिए आपको आराम से जो भी आपको डाउट लगे आपको पूछना है, आपको डिस्कस करना है। आप जितना ज़्यादा अपने टीचर से डिस्कस कीजिएगा उतना ज़्यादा हमको पता चलेगा कि आपके माइंड में क्या चीज़ें चल रही है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट इस सिंपल से लॉजिक को भी कॉम्प्लिकेटेड में समझ ले। वो कुछ क्योंकि आप सबका ब्रेन है, सबका माइंड है, कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा होगा स्टोरी, तो वो स्टोरी क्रिएट हो जाएगा कुछ, और वो स्टोरी हो सकता है कई बार गलत डायरेक्शन में चला जाता है। तो आप जितना ज़्यादा डिस्कस करेंगे उतना ज़्यादा हम आपके डाउट्स को ख़त्म कर पाएंगे, और जितना आपका डाउट ख़त्म होगा उतना ये सब्जेक्ट आपका क्लियर होगा। किसी एग्ज़ाम में आपको जब इसमें से फुल मार्क्स आ जाएगा ये RCC वाले में से, तो हम मानेंगे कि आपको ये कोर्स लेकर के आपको कोई फ़ायदा हुआ है, कि आप कोई अगर मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं और आप उसमें अगर मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो वो कहलाएगा मेरा सक्सेस रेट। ठीक है, तो आप लोग को बस लेक्चर को सुनना है, डाउट को आराम से पूछना है। टेंशन ये नहीं लेना है कि डाउट कितना बार पूछ सकते हैं, कब पूछ सकते हैं। हो सकता है हम फ्री नहीं होंगे, मेरा हम अपने जॉब में कहीं गए होंगे या किसी काम में बिजी होंगे, तो हम आपको बता देंगे कि हम शाम में या रात में या दिन में जब भी हम फ्री होंगे उस समय हम आपको बता देंगे। या अगर फ्री होंगे एक टाइमिंग बना लेंगे कि इतने टाइमिंग के बीच में कॉल करना, तो उस वक्त हम फ़ोन रिसीव करके आपको सारी चीज़ें समझा देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आपको बता चुके हैं, क्योंकि जब हम लोग कोर्स लॉन्च कर रहे थे हम तभी आपको समझा दिए थे ये सारी चीज़ों को। ठीक है, चलिए ये हो गया परसेंटेज ऑफ स्टील भी अब आपको समझ में आ गया।
अब आता है थोड़ा थोड़ा करके, अब आपको IS कोड के अब यहाँ पे वैल्यूज़, आपको कुछ क्लॉजेज आने लगेंगे कि IS कोड परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए क्या बताता है। जैसे IS कोड हम लोगों को बताया था ये वाला चीज़, ये K का वैल्यू हम लोगों को IS कोड बताया। हम लोग क्या किया, IS कोड खोले ही नहीं अभी तक, हम लोग ये वैल्यू को डिराइव ही करके निकाल लिए। कैसे डिराइव किए थे, तो हम लोगों को 700 डिवाइडेड बाई 1100 वाला ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला में हम लोग डायरेक्टली FY का वैल्यू पुट किए, तो IS कोड भी कैलकुलेट करके आपको बताया। हम भी आपको ये फॉर्मूला बता दिए कि आप इसमें पुट कीजिए, आ जाएगा। IS कोड उतना देख करके याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में IS कोड से भी 2-3 क्वेश्चन हर JEE लेवल के एग्जाम में होते हैं, और 2-3 क्वेश्चन एक IS कोड में से होना, इसके लिए आपको वो IS कोड पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि एक सब्जेक्ट अगर RCC में से 5 क्वेश्चन आता है या 5 नंबर अगर आता है उस एग्ज़ाम में, तो 5 में से 2 या 3 अगर आपको IS कोड से पूछ लिया, तो रिमेनिंग के ये 25 लेक्चर में से सिर्फ 2 नंबर आएगा। इसका मतलब है IS कोड आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी हम IS कोड पे जंप नहीं किए, अभी हम IS कोड पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पहले हम आपको सारे वर्ड समझा देना चाहते हैं। और IS कोड का भी जो आपका पार्ट आएगा वो आपको डायरेक्टली 3-4 लेक्चर नहीं आ जाएगा उसका, क्योंकि हम आपको अभी कंप्रेशन नहीं समझाए हैं, हम आपको अभी टॉर्जन नहीं समझाए हैं, तो हम सडनली कंप्रेशन और टॉर्जन वाले जो IS कोड के क्लॉज है उसमें जा नहीं सकते हैं। अच्छा, पूरा लेक्चर को एंड करने का हम वेट भी नहीं कर सकते हैं कि अगर हम आपको पूरी चीज़ें समझा दें, तो बिना IS कोड के हम पूरी चीज़ें समझा नहीं पाएंगे आपको। तो हमको IS कोड आपको समझाना यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे कि हम आपको पहले सिर्फ पहला वाला पार्ट का वीडियो लाएंगे, IS कोड वाले क्लॉजेस का पहला वाला पार्ट लाएंगे। वो पहला वाला पार्ट में क्या होगा, जो अभी तक ये जो आप इतने 20-25 स्लाइड जो आपके हुए हैं, इसमें जो आप ये इतने सारे इन्फॉर्मेशन डिस्कस हुए किए हैं हम लोग, इन सारे इन्फॉर्मेशन में से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जिसका IS कोड में कुछ वैल्यू गिवन है, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे IS कोड में डिस्कस करेंगे 1 घंटे के लेक्चर में। पहले हम लोग सिर्फ यहाँ तक के क्लॉजेस को डिस्कस करेंगे, कहाँ पेज नंबर कितना से कितना तक वो मिलेगा, वो सारी चीज़ें हम उसमें आपको बता देंगे। उसके बाद फिर जब हम लोगों का आगे शेयर का टॉपिक आएगा, तो फिर शेयर से रिलेटेड जो क्लॉज होगा वो समझा देंगे। तो पार्ट बाय पार्ट करके हम आपको IS कोड का जो वीडियो आएगा वो आपका आएगा। अगर आपको सिर्फ इस पूरे सिलेबस में से IS कोड ही सिर्फ आपको अगर पढ़ना है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको लगता है कि इतना डेरिवेशन आप नहीं पढ़िएगा, आपको सिर्फ IS कोड पढ़ना है, तो सिर्फ जो IS कोड वाले जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके जो लेक्चर आएगा, बस उन सारे पार्ट्स को आप एक साथ देख जाइए। आपको अगर पहले से सब्जेक्ट के बारे में पता है तो आपको वो पूरा IS कोड आपका उससे कवर हो जाएगा। उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है। 100 पेज का IS कोड में से 40 या 50 पेज ही आपका इंपॉर्टेंट है जिसमें डेटा है, और वो सारा डेटा हम आपको जब करवा ही देंगे तो आपको इससे ज़्यादा बाहर जो हम IS कोड का वाला वीडियो लेंगे उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हम आपको अभी बता दे रहे हैं, बस आप मेरा IS कोड वाले लेक्चर को पूरी तरह से सुन जाइए। उसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन उसको आप याद कर लीजिए, 1 मार्क्स की तरह से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आएगा, और आपको वैल्यू देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये तो आपने पढ़ा था। ठीक है, बहुत ईजी तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है, अब हम लोग परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लिए, हम लोग एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील रेनफोर्समेंट निकाल लिए। अब आता है कि परसेंटेज ऑफ स्टील हम लोग बीम के केस में मिनिमम कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम कितना ले सकते हैं। तो एक अब यहाँ से हम लोगों का 8 आता है फॉर्मूला, ये आता है मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील। क्योंकि ये फॉर्मूला है इसलिए हम आपको ये यहाँ पे बता दे रहे हैं, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील। इसको हम लोग बोल सकते हैं PT मिनिमम, कि हम लोग बीम में कितना मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील जो है वो दे सकते हैं। इसके लिए IS कोड हम लोगों को एक फॉर्मूला बताता है, वो फॉर्मूला आपको डायरेक्टली बस याद रखना है कि परसेंटेज ऑफ स्टील, या इसको हम इस तरह से लिखते हैं, PT मिनिमम इज इक्वल टू 0.85/FY। बस ये आपका इसको इंटू 100 कर लीजिएगा तो आपको ये परसेंटेज में आ जाएगा। मतलब डायरेक्टली आपको IS कोड एक फॉर्मूला बता देता है कि आपको मिनिमम, आपको सिर्फ स्टील पता होना चाहिए कि आपका स्टील का ग्रेड आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। आप जैसे ही उस एम्पिरिकल फार्मूला में इसको पुट करेंगे, जैसे अब आप ले रहे हैं मान लीजिए Fe 250, तो इसका मतलब है FY क्या हो जाएगा 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 0.85 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 100 कीजिए, आपको परसेंटेज आ जाएगा मिनिमम में। इसके लिए आ जाएगा ये, यहाँ लिख देते हैं फॉर Fe 250, ये PT मिनिमम कितना आ जाएगा 0.34%। फॉर Fe 415 ये वैल्यू आ जाएगा
0.204 तो 0.20%, और फॉर FE 500 ये कितना आ जाएगा 0.17%, डायरेक्टली इसका आधा डबल हो वो हाफ हो जाएगा। तो ये 3% ऑफ स्टील है जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कहलाएंगे। इसको हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं PT मिनिमम, ठीक है। चाहे तो इसको यहाँ से ये लाइन बना देते हैं। तो ये सारे वो वैल्यूज़ हैं जो आपको याद इसलिए होने चाहिए, और अगर एटलीस्ट वैल्यू नहीं याद हो तो कम से कम आपको ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। आपको पूछ देगा FE 415 के लिए मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना होता है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रह गया मान लीजिए। अब SSC JEE में क्या होता है कि आपको इसका वो प्रोवाइड नहीं, कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं करता है। अब आपको 0.85 डिवाइडेड बाई, मान लीजिए FE 415 पूछा है तो यहाँ पे 415 रखना होगा। अब 0.85 डिवाइडेड बाई 415 इंटू 100, ये कैलकुलेशन करने में ही आपका 1 मिनट तो आराम से चला जाएगा। तो जो क्वेश्चन का आंसर 10 सेकेंड में आ सकता है कि 0.2% है याद रखने से, उसमें 10 सेकेंड भी बहुत ज़्यादा हो गया। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप ऑप्शन देखेंगे, आप क्लिक करेंगे, सबमिट कर देंगे, शायद 8 सेकेंड में आंसर हो जाए। इसके लिए आप 60 सेकंड लगाएंगे, उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आप इसके नज़दीक पहुंचेंगे, नहीं, क्योंकि 0.2 के साथ साथ 0.22 दे दिया और 0.18 दे दिया, तो आप तो कैलकुलेशन में अगर थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो ये वैल्यू आगे पीछे हो जाएगा और वो ऑप्शन में गिवन रहेगा। तो इसलिए आपको ये वैल्यूज डायरेक्टली आप याद कर लीजिए कि PT मिनिमम हर ग्रेड ऑफ स्टील के लिए इतना होता है। अब आप RRB JEE दीजिए, सेम वही कॉन्सेप्ट आएगा कि आपको ये वैल्यू याद होना चाहिए। SSC JEE दीजिए, याद हो जाएगा। सेमेस्टर एग्जाम वाले स्टूडेंट इसको नहीं याद करके इसको सिर्फ याद रख सकते हैं, क्योंकि उनको कैलकुलेटर अलाउड होता है। वो आराम से 0.85 डिवाइडेड बाई जो भी स्टील के लिए पूछ लेगा वो रखेंगे, इंटू 100 करेंगे, PT मिनिमम निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील। अब मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए आपको फॉर्मूला नहीं होता है, आपको IS कोड का क्लॉज होता है। हम आपको अभी इसलिए यहाँ लिखा दे रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी इसको डिस्कस ही कर रहे हैं कि मैक्सिमम परसेंट, हम लोग सिंगली रेनफोर्स सेक्शन को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो इसीलिए आगे IS कोड में भी आएगा तो वहाँ पे ये रिपीट हो जाएगा, वहाँ पे इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, वहाँ ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अब ये मैक्सिमम परसेंटेज कितना है, तो हम लोगों के पास 2 जोन है, एक है कॉम्प्रेशन जोन और एक है हम लोगों के पास टेंशन जोन। तो अभी हम लोग किस में बात कर रहे हैं, हम लोग क्योंकि सिंगली रेनफोर्स्ड की बात कर रहे हैं, तो सिंगली रेनफोर्स्ड की बात कर रहे हैं तो हम लोग अभी क्या करते हैं, कॉम्प्रेशन जोन को हटा देते हैं। अभी हम लोगों का फोकस सिर्फ और सिर्फ आएगा टेंशन जोन में। तो जब हम टेंशन, क्योंकि जब बीम की बात होती है ना, तो बीम में मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील नीचे और ऊपर दोनों की बात होती है, तो हम लोग दूसरे पे बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग सिंगली रेनफोर्स के हिसाब से सिर्फ समझिए कि टेंशन जोन में जो परसेंटेज ऑफ स्टील है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 4% हो सकता है। अब ये मैक्सिमम 4% किसको बोल रहे हैं, 4% ऑफ BD। इस क्रॉस सेक्शन का मैक्सिमम 4% दे सकते हैं। इसी क्रॉस सेक्शन के हिसाब से आपको मिनिमम जो है ये आपको 0.34%, 0.2%, 0.17% किसका होगा, इंटू BD। अगर कोई आपको पूछता है कि ये कितना एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट मिनिमम होगा, अगर कोई आपसे AST मिनिमम पूछता है तो आप PT मिनिमम निकाल लीजिए, इंटू BD से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो PT इंटू BD क्या होता है, ये AST ही तो होता है। अब PT मिनिमम इंटू BD क्या होगा, AST मिनिमम। PT मैक्सिमम इंटू BD क्या होगा, AST मैक्सिमम। तो यहाँ से आप एक फॉर्मूला इस तरह से, फिर से हम आपको अब क्लाउड बना देते हैं, और क्लाउड बना करके यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं ना जो हम लोग अपनी लाइफ में भी गलती किए हैं, इसलिए आपको बताने के समय हम लोगों को एटलीस्ट पता है कि शायद आप क्या मिस्टेक करेंगे। हम लोग भी अपने BTech के टाइम पे ऐसा मिस्टेक कर देते थे कि एग्ज़ाम में पूछ लेता था कि AST मिनिमम कितना होगा, अब वो कंफ्यूज हो जाते थे कि AST मिनिमम कितना आएगा। AST इज इक्वल टू PT इंटू BD, AST मिनिमम इज इक्वल टू PT मिनिमम इंटू BD, और AST मैक्सिमम इज इक्वल टू PT मैक्सिमम इंटू BD। बस ये चीज़ आप याद रख लीजिए। अब बहुत सिंपल है, AST इज इक्वल टू PT इंटू BD, मिनिमम है तो मिनिमम, मैक्सिमम है तो मैक्सिमम, ठीक है। तो ये सारा हो गया आपको सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में, जो अभी हम आपको समझा रहे हैं नॉर्मल आपके सारे फॉर्मूला, ठीक है। अब आपको यहाँ से अब एक स्टोरी समझ में आना है, अब वो इम्पॉर्टेंट है, वो समझ लीजिए कि अभी हम लोग क्या बात किए थे कि जब हम लोग न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ निकाल रहे थे तो हम लोग बोले कि अगर ये एक्चुअल लिमिट से कम है तो अंडर रेनफोर्स्ड, एक्चुअल लिमिट से ज़्यादा है तो ओवर रेनफोर्स्ड, बैलेंस सेक्शन है तो फिर दोनों इक्वल होगा।
तो IS कोड कहता है कि जब अंडर रेनफोर्स सेक्शन डिज़ाइन कर रहे हो तो एक्सयू कितना आ रहा है, ये एक्चुअल होता है ना, इसको हम लोग यहाँ जब डिराइव किए थे तो हम आपको निकाले थे कि ये जो है आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये क्या है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है जो आपके कैलकुलेशन के हिसाब से आ रहा है। और ये हम लोगों का क्या था, ये हम लोगों का था लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जो हम लोगों का मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन अभी हम लोगों का कैलकुलेशन में तो वो आ नहीं रहा है, कैलकुलेशन में तो कहीं ऊपर या कहीं नीचे आ रहा है। इसका मतलब है कि हम लोग जब अंडर रेनफोर्स सेक्शन डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग कौन सा एक्सयू लेके चलेंगे, ये वाला एक्सयू, क्योंकि यही मेरा एक्चुअल है। ओवर रेनफोर्स अगर करते तो कौन सा लेके चलते, ये वाला ही एक्सयू लेके चलते, वो इससे क्योंकि ग्रेटर आ रहा था, लेकिन हम लोग इसी को मान के चलते, लेकिन करना नहीं है इसलिए हम लोग इसको करेंगे नहीं, ठीक है। बैलेंस सेक्शन आ रहा है तो आप कुछ भी रख लीजिए, एक्सयू रख लीजिए या एक्सयू लिमिट रख लीजिए, बात तो बराबर ही है क्योंकि दोनों इक्वल है। ये चीज़ आपको दिमाग में एडजस्ट हो जाना चाहिए कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन जब भी हम लोग डिज़ाइन करेंगे हम लोग एक्सयू लिमिट का वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि एक्सयू लिमिट है आइडियल कंडीशन की ऐसा होता, लेकिन मेरे केस में, मेरे न्यूमेरिकल में मेरा एक्सयू 190 आ रहा है और एक्सयू लिमिट अगर 210 होता है तो हमको तो 190 का फोर्स लग रहा है ना, तो 190 के हिसाब से हमको कैलकुलेट करना है। मतलब 190 mm में जो आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आया वो एक पार्टिकुलर फोर्स के हिसाब से आया ना, तो इसलिए आपको 210 वाला वैल्यू अब क्यों लेंगे। अगर आपको हम कह देते कि ये भी 210 है, ये भी 210 है, तो आप दोनों में से कुछ भी पुट कर लेते। अगर हम आपको बोल देते हैं कि एक्सयू 240 आ रहा है और एक्सयू लिमिट 210 है, तो फिर आपका एक्चुअल फोर्स 240 का आता, आप 240 के हिसाब से यहाँ पे डिज़ाइन करते, भले वो टूट जाता, फेल हो जाता, तो IS कोड मना कर दिया इसलिए हम लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर हम आपको बोलते हैं कि हमको अंडर रेनफोर्स सेक्शन डिज़ाइन करना है, या किसी न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर रहे हैं और आपका न्यूमेरिकल अगर आपका अंडर रेनफोर्स्ड आ गया, बैलेंस नहीं आया, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे आपको तो ये दोनों फॉर्मूला पता है ना, आप दोनों चीज़ निकाल चुके हैं, आप यूज़ किसको करेंगे। जैसे इस फॉर्मूला में आप किसको पुट करेंगे, यहाँ पे एक्सयू के, यहाँ पे जब हम लोग ये कॉम्प्रेसिव फोर्स निकालेंगे तो एक्सयू की जगह पे क्या पुट करेंगे, अगर अंडर रेनफोर्स्ड है तो एक्सयू पुट करेंगे, अगर बैलेंस सेक्शन है तो एक्सयू लिमिट पुट करेंगे, क्योंकि एक्सयू क्यों कैलकुलेट करना, फिर तो हम लोगों को एक्सयू लिमिट का फॉर्मूला डायरेक्टली दिया हुआ है ना, और IS कोड ही प्रोवाइड किया है, आप डिराइव करके भी निकाल चुके हैं, तो जो चीज़ आसान हो सकता है वो करेंगे। तो हम लोग बैलेंस सेक्शन में ये एक्सयू लिमिट पुट करेंगे। इसी को हम यहाँ पे अब आपको वर्ड्स में लिख देते हैं, इम्पॉर्टेंट, या नोट दे करके इसको हम लिख देते हैं। वाइल डिजाइनिंग an under reinforced section, use XU wherever required। दूसरा है while designing a balance section, use XU limit wherever required, जहाँ भी रिक्वायर्ड हो रहा हो। अब हम लोगों को अगर इन केस ओवर रेनफोर्स्ड भी आ जाता है वाइल डिज़ाइनिंग, क्योंकि न्यूमेरिकल में जो आपको एग्जामिनर देगा वो एग्जैक्टली कौन सा सेक्शन देगा ये आपको पता तो नहीं है ना। An over reinforced section while designing an over reinforced section, अब हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अगर हम आपको जैसे अभी हम समझाए थे कि एक्सयू ही हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, तो ये तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, कंक्रीट सडन फेलियर हो जाएगा, टूट जाएगा। तो एक्सयू अगर हम लोगों का आया है 240 और एक्सयू लिमिट है हम लोगों का अगर 210, तो इसका मतलब है कि हम लोगों को एक्सयू लिमिट तक ही यूज़ करना है ओवर रेनफोर्स सेक्शन को, क्योंकि एक्सयू लिमिट तक रहेगा तो दोनों एक साथ टूटेगा, स्टील और कंक्रीट, जैसे ही पार करेगा फेल हो जाएगा। तो IS कोड मना कर रहा है, लेकिन एग्जामिनर आपको बोल दिया कि नहीं ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, इसको डिज़ाइन करो। कैसे कीजिएगा जब IS कोड आपको फॉर्मूला ही नहीं बता रहा है। तो IS कोड जब फॉर्मूला नहीं बता रहा है और एग्जामिनर कह रहा है कि ओवर रेनफोर्स डिज़ाइन करो, इसका मतलब है कि वो आपके साथ ट्रिक कर रहा है, और ट्रिक कर रहा है तो इसलिए यहाँ पे आपको यूज़ करना होगा एक्सयू लिमिट, और इसको हम कलर चेंज करके लिख देते हैं रेड से कि यूज़ एक्सयू लिमिट वेयर एवर रिक्वायर्ड। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अगर न्यूमेरिकल में कहता है कि अंडर, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, फॉर अंडर रेनफोर्स्ड एक्सयू बराबर एक्सयू लेना है,
फॉर ओवर रेनफोर्स्ड एक्स यू बराबर एक्स यू लिमिट लेके चलना है, क्योंकि हम लोगों को करना ही नहीं है ओवर रेनफोर्स्ड डिज़ाइन। फॉर बैलेंस्ड एक्स यू बराबर एक्स यू लिमिट लेके चलना है। अब आपको ये वाला टेबल अगर याद रह गया तो एग्ज़ाम में आपका कभी कोई भी न्यूमेरिकल में मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही आपके वो खिलवाड़ करता है। आपको कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल दे देगा। न्यूमेरिकल सिंपल रहेगा, फॉर्मूला में जाइए पुट कीजिए, लेकिन पुट क्या करेंगे उसके लिए ये कॉन्सेप्ट है। अब यही ये चीज़ हम आपको बोलेंगे, यूज़ एक्स यू लिमिट, यूज़ एक्स यू, यूज़ एक्स यू। ठीक है, ये वाला चीज़ आपको याद रहना चाहिए, इसलिए आपका ये नोट है और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा फॉर ऑल। ये बस आप सबको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो आज के क्लास को हम लोग अभी सिर्फ यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि ये ही टॉपिक अभी आपको इतना अगर एडजस्ट हो जाता है तब नेक्स्ट वाले क्लास में अब हम लोग इस एक्स यू लिमिट वाले कहानी को यूज़ करेंगे। अब आज ही कर देंगे तो वो आप पूरा कर नहीं पाएंगे, फिर हमको टोटल 1.5 घंटे 2 घंटे का ये लेक्चर करना होगा। तो हम लोग इसलिए आज वाले लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट में हम लोग जब फ्रेश स्टार्ट करेंगे तो फ्रेश में हम लोग बैलेंस सेक्शन के बारे में बात करेंगे। अब आप इस पूरे फॉर्मूला को अगर देखते हैं तो आप इससे क्या समझ रहे हैं कि इसमें हर जगह पे क्या यूज़ हुआ है, एक्स यू यूज़ हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि ये सारा फॉर्मूला हम लोगों का किसके लिए था, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन के लिए था। तो ये जो टोटल हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हैं, ये फॉर्मूला हम लोगों का है फॉर्मूला फॉर अंडर रेनफोर्स्ड सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन। हम इसको प्रॉपर तरीके से नोट्स में लिख देंगे। अभी हम बस आपको यहाँ पे लेक्चर के लिए हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं, बाद में आप जब इसको PDF आपको मिलेगा तो ये सारी चीज़ें करेक्ट तरीके से इसमें लिखी हुई रहेंगी। ठीक है, तो अंडर रेनफोर्स सिंगली रेनफोर्स सेक्शन के लिए ये सारा फॉर्मूला है। अब इसका मतलब है कि आपको अंडर रेनफोर्स के साथ साथ आपको नहीं करना था ओवर रेनफोर्स, तो उसको हटा देंगे। बैलेंस सेक्शन तो करना है ना डिज़ाइन, तो बैलेंस सेक्शन का इसका मतलब है कि अब आपको फॉर्मूला बचा हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में बैलेंस सेक्शन पे आएंगे और ये फॉर्मूले में थोड़ा थोड़ा सा चेंज आना शुरू हो जाएगा। वो सारी चीज़ों को देखेंगे और नए नए फॉर्मूलाज, फिर ऐसे ही 5-6 आपको नए फॉर्मूलाज बनेंगे। तब जाकर के आपका सिंगली रेनफोर्स का टोटल आपका फॉर्मूला जो होगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका ये सिंगली रेनफोर्स का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग इसके न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आज जो हम आपको ये टोटल कॉन्सेप्ट समझाएं आपको ये समझ में आ रहा होगा, और आपको सिंगली रेनफोर्स्ड के बीम में पूरा क्या स्टोरी हो रहा है वो समझ में आना ज़रूरी है, और हम होप करते हैं कि आपको वो समझ में आ रहा होगा। तो आई होप आपको आज के इस क्लास में ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। थैंक यू।